धन्यवाद सुरेश जी। और बिंदास बोल मैं बहुत शौक से देखता हूँ। चलते चलते जो आप इंटरव्यू लेते हैं, मैं समझता हूँ सारे चैनलों में से मुझे वो सब प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है और आप इतनी स्पष्टता से बोलते हैं। मेरे पास समय कम है, मेरा फ्लाइट है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जब मंत्रालय मैंने ग्रहण किया तो मैंने ये बात देखी कि वर्षों से 50 सालों से खेल मंत्रालय के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ना ज्यादा बजट था और ना ज्यादा ध्यान था। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मंत्रालय ये सिर्फ युवा और खेल है, पर ये सारे देश से जुड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी 65% जो जनता है वो युवा है। 15 से 29 साल के बीच के अंदर बहुत अधिक युवा हैं और हमारे देश को युवा कहा जाता है। तो हमारे कंधों पर भी उतना ही ज्यादा मंत्रालय के भार है कि हमें क्या करना है। और जैसा सुरेश जी ने कहा हमने नया क्या क्या किया, तो सुनिए सुरेश जी, जो पिछले 20 सालों के अंदर नहीं हुआ वो क्या क्या नया किया हमने। सबसे पहले किया हमने, जितने भी द्रोणाचार्य, खेल रत्न अवार्डी, ओलंपिक प्लेयर, कॉमनवेल्थ प्लेयर्स जितने भी थे, इनका हमने विज्ञान भवन में मीटिंग करी। आप बताओ करना क्या है। दूसरा हमने काम किया, जो खेल है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे दो काम है इस समय, एक है ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स और दूसरा है एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो हमारा स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना और खेलों को बढ़ावा देना। तो हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की स्टेट्स की मीटिंग की और ये तय किया कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको अब हम कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं और हमारी फाइलें आगे बढ़ गई हैं। तो एक उपलब्धि तो सबसे बड़ी बात ये हुई। दूसरा हमने ये किया कि हमने सारे पीएसयूज की मीटिंग की और हमने उनको कहा सीएसआर का फंड ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। तीसरा हमने फेडरेशंस को कहा भाई देखिए हम आपकी ऑटोनॉमी पे तो पूरा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर है, चाहे आईओ है, चाहे फेडरेशंस है, किंतु आपको इसके साथ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आपका को हम सम्मान दे रहे हैं, पर देश के प्रति आपका जो दायित्व है वो पूरा होगा। जनता आपसे पूरा हिसाब मांग सकती है। इसलिए आपने देखा होगा आईओ के अंदर जब 2 चार्जशीटेड लोग लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाए गए, 2 घंटे भी देर हमने नहीं की और हमने कहा आईओ को हम सस्पेंड करेंगे। उन्होंने उनको हटा दिया, हमने सस्पेंशन वापस ले लिया। अभी भी लेकिन बहुत बैठे हुए हैं, 50 साल 75 साल। हाँ, अभी एक भी नहीं बैठा हुआ जी, अभी एक भी नहीं बैठा हुआ। सब फेडरेशन जो हैं वो इस नियम का पालन कर रही हैं कि 70 की उम्र के ऊपर हुए और तो आपकी रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगी जी। तो दूसरा, आपका एक खेल मंत्री ऐसा है जो 24 घंटे खिलाड़ियों को, कोच को, किसी को भी उपलब्ध, कोई भी कभी भी आ सकता है। एक देश में से आप खिलाड़ी ले ये नहीं ला सकते कि उसकी कोई समस्या और वो कहे मैं मंत्री से मिला और मेरी समस्या का हल नहीं किया गया जी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह, ऐसे ही हमने फेडरेशंस को टारगेट दिए हैं भाई, अब वो जमाने गए। तो इसके लिए हमारा एक कोड है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। अब हम नया कोड ला रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन आ गई है। उसमें थोड़ी सी हम कड़ाई और करेंगे उस बात की, जैसा आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीसीसीआई, लोधा कमेटी, ये सब जो सब हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में और लोगों ने जो सेशन दिए उसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे। अब सुनिए, सबसे बड़ा काम हमने क्या किया। अब मेरे पास एक व्यक्ति आया अपने बच्चे को लेकर कि ये जेवलिन थ्रो में बहुत अच्छा करता है, विजय जी इसको ट्रेनिंग दो। मैंने कहा मेरे स्टेडियम में जाओ। उसने कहा स्टेडियम गया था, उन्होंने भगा दिया। मैंने कहा किससे मिले? कहते चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया। उसी समय मैंने तय किया कि एक स्पोर्ट्स पोर्टल हम लॉन्च करेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टैलेंट सर्च पोर्टल। पूरे देश के अंदर से कोई भी खिलाड़ी हो 8 साल की उम्र से, चाहे वो गांव में हो, चाहे कस्बे में, चाहे गली में, मोहल्ले में, आप उसका वीडियो या बायोडाटा अपलोड कर दीजिए, हम उसको पिक कर लेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे साई के अंदर और स्कॉलरशिप देंगे। और आप देखते रहिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2020, 2024, 2028 के ओलंपिक्स की तैयारियां अभी से शुरू होनी चाहिए। तो हमने 1000 स्कॉलरशिप, कितना? 1000 स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए साल की, 8 साल तक एक बच्चे को देंगे। तो आप समझ सकते हैं आगे तक की हम तैयारी जो है उसको आरंभ कर चुके हैं जाके। तो इसलिए आप पूछते जाइए, हम बताते जाएंगे। हमारे तो बहुत इनिशिएटिव है। अब सारे स्टेडियम्स को हम खोल रहे हैं, सारे स्टेडियम्स को इस तरह से खोल रहे हैं कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसा होगा, इस बात को हम तय कर रहे हैं, ताकि आप जब जाएं तो स्टेडियम्स के अंदर हम बड़ी फिल्म्स की स्क्रीन लगाएंगे, इकट्ठे बैठकर आप मैच देखिए, वहां पर जाके चाट खाइए और साथ साथ मैच देखिए। स्पोर्ट्स को प्रमोशन कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से अभी इसी साल फीफा फुटबॉल हो रहा है जी, तो हम फुटबॉल को घर घर तक ले जा रहे हैं। हमारा मिशन है मिशन 11 मिलियन बच्चों को हम फुटबॉल लेकर टच करेंगे। 15,000 स्कूलों को हम टच करेंगे। 15,000 में से 50% स्कूलों को हम टच कर चुके हैं और अक्टूबर तक देखना पूरा देश फुटबॉलमय होगा। बिल्कुल।
पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हमारे बीच में है, थोड़ी देर में उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे। एक सवाल बहुत बड़े पैमाने पर पूछा गया है, क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई यह हमेशा खेल मंत्रालय पर हावी रहता है, और आपके जैसा मंत्री होते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए? बीसीसीआई कभी भी हावी नहीं रहता, क्योंकि बीसीसीआई हमारे अंतर्गत नहीं आता। हमारे सुन लीजिए, सुनिए क्यों अंतर्गत नहीं आता? क्योंकि ज्यादातर जिन फेडरेशंस को हम फंडिंग करते हैं उसमें आता है। तो अभी प्रेस वाले आए थे कि जी जब आपका कोड लागू होगा तो आप क्या समझते हैं? तो मैंने कहा मैं ये समझता हूं जब हमारा कोड लागू होगा तो वो सब खेलों पे लागू होगा, उस खेल से कोई अछूता नहीं होगा। वही हवी है, मेरा मतलब कहने का ये कि ऐसा क्रिकेट में क्या है कि जो भारत सरकार के क्रीड़ा मंत्रालय में क्यों नहीं आता? वो मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो भारत सरकार का जो उनपे अधिकार है, वो अधिकार फंडिंग का है। सरकार जिसको पैसे देती है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट को पर वो जो क्योंकि पूरा हिंदुस्तान है, इसलिए मैंने आपको कहा कि समय आने दीजिए। क्रिकेट वालों को भी हम देखिए पैटर्न का काम करते हैं, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना। समय आने पे उनको भी हम समझा के कहेंगे कि भाई आप भी हमारे ये काम है। अब आईपीएल के बारे में भी एक बहुत बड़ा पैमाने पर सवाल आया है कि आईपीएल खेल है या जुआ है? हाँ, देखिए अभी तक तो जुआ इसलिए नहीं है कि सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है, और लेकिन बैटिंग मान्यता का तो बहुत बैटिंग गैम्बलिंग को नहीं दी है। शरद पवार कह रहे हैं आप तो जानते हैं विजय गोयल वो आदमी है जिसने पूरे देश से लॉटरी को बंद कराया है। बिल्कुल। तो मैं तो जुआ के एकदम खिलाफ हूं। इसीलिए हम तो आप एक बात समझिए, इसलिए हम पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं केवल क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, रेसलिंग, इन सबको भी हमको पूरा जोर लगा के आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और आपके कार्यकाल में वो लगेगा ऐसा हम मानते हैं। कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, किधर? हाँ, माइक। नमस्कार विजय जी। विजय जी, हमारे देश में हम बचपन में रस्सा कूद करते थे, जो एक जंप रोप फेडरेशन बन चुकी है, और पूरे विश्व में इस समय करीब 50 से अधिक देश जंप रोप में भाग लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की कोई 28 राज्यों में होने के बावजूद भी जंप रोप को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, और वो विदेश कंपटीशन में जाते हैं अपने खर्चे पे और कई मेडल लेके आते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, भारत का एक बच्चा जो विश्व में गिनीज बुक रिकॉर्ड बना चुका है जंप रोप में। इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, और ये जंप रोप वो खेल है जिससे सभी खिलाड़ियों को शक्ति मिलती है। तो इसके लिए अगर आपका मंत्रालय कुछ करे तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हम ना सब खेलों का सम्मान करते हैं, पर आप जानते हैं आजकल जूडो है, कराटे है, और जूडो कराटे का मिक्स करके एक तीसरा खेल बन जाता है। ऐसे बहुत सारे खेलों में से खेल निकल रहे हैं आगे, फिर वो खेल खेलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहते हैं हमारी फेडरेशंस को आप मान्यता दीजिए, वो हम मान्यता भी देना चाहते हैं। फिर हम जब मान्यता दे देते हैं वो कहते हैं फंडिंग करिए। तो हमको अभी बहुत सारे खेल हमारे साथ हैं। तो अभी हमने जो खेल ओलंपिक्स में हैं, जो कॉमनवेल्थ में हैं, जो एशियन हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रखा है। पर हमारे एक्टिव कंसिडरेशन के अंदर है कि जो अन्य खेल नए नए बन रहे हैं, जिनके अंदर लोगों के शौक पैदा हो रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ करें, तो हमको एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पर अब तक क्या हुआ उसका मैंने आपको कारण बता दिया। लेकिन भारतीय जो खेल है विजय जी, जिसमें संख्या जरूरी नहीं होती थी, कोई भी संख्या चल जाती थी, किसी संसाधनों की जरूरत नहीं होती थी, जिससे कि पैसा भी न लगे, क्योंकि ज्यादातर संसाधनों के बगैर और उस एज में खेलने के खेल है, इस पर मार्केट हावी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए रेसलिंग है, उसकी लीग हो रही है, कबड्डी है, उसकी लीग हो रही है, बैडमिंटन, टेनिस, सबकी लीग हो रही है। तो जिन जिन की लीग हो रही है, तो आज आप देखिए कुश्ती कितना आगे बढ़ चुका है। और एक बात समझिए आप बात को, कि हर खेल के नियम जरूर होते हैं। पहले एक समय था जब माँ कहती थी कब आएगा तू, अब माँ कहती है कब जाएगा तू। तो समझिए, तो पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई अब खेलों के लिए बच्चों को जरा आजादी दीजिए। बच्चों को भी कुछ माँ बाप का कहना ना मानते हुए खेलों के लिए निकलना पड़ेगा जाके, क्योंकि अब हर चीज को आप कैरियर से मत जोड़िए। तो मैं कहता हूं एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स को एक साथ बिठाइए। स्पोर्ट्स अगर हो गया तो हेल्थ का बजट बहुत कम हो जाएगा, स्पोर्ट्स का बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं विजय जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर। मेरा एक सवाल है कि जो हमारे स्थानीय खेल है, जैसा इशारा सुरेश जी कर रहे थे कि हमारे देश में क्रिकेट ऐसी बीमारी लग गई है कि सारे स्थानीय जो खेल थे पुराने, वो खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, ग्रामीण खेलों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, दो बात समझिए। ये जो खेल मंत्री आपके साथ बैठा है वो नेशनल प्लेयर है, और नेशनल प्लेयर किसका है? खो खो का, आप समझते हैं। और खो खो हमारा खेल है। बास्केटबॉल में मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की टीम में रहा,
टेनिस में शौक से खेलता हूं। क्रिकेट बीमारी नहीं है, क्रिकेट के कारण भी लोग गांव-गांव तक क्रिकेट खेल रहे हैं। हां, पर क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये हमारा मंत्रालय लगातार कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति इस बारे में हमको कहेगा तो हम कोशिश कर रहे हैं हर स्पोर्ट्स की एक लीग शुरू करें। लीग से खेल बहुत जल्दी प्रमोटेड होता है। बिल्कुल, आपके नीचे से इशारा हो जाने वाला एक सिर्फ आखिरी सवाल, अगले ओलंपिक में हिंदुस्तान को कितने मेडल मिलेंगे, कोई टारगेट? अब ये ज्योतिषी लगते हैं मुझे, वो ज्योतिषी लगते हैं मुझे, है ना, पर मैं तो अभी ऐसा ज्योतिष नहीं हूं। पर आप एक निश्चित रूप से मानिए, हमारे प्रधानमंत्री खेलों में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अभी अगले दिनों में वे पीटी उषा की एक एकेडमी है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम लोग भी 2020-24 ओलंपिक्स की अभी से तैयारियां शुरू कर रहे हैं और पूरा खेल के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खेल में एक दोबारा से कल्चर डेवलप हो गया तो समझिए खिलाड़ी हमको स्वतः मिलेंगे। सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमको ग्रामीण क्षेत्र और ट्राइबल से मिलते हैं, इसलिए सारा फोकस हम उस तरफ कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। उसी मंत्र के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सुरेश जी, आपके लोकप्रिय चैनल के अंदर हमको फ्लाइट लेट ना हो जाए तो भी हम बीच में से होकर जा रहे हैं आपके साथ। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। लेकिन मैं चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगी, एक सम्मान हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से अस्तित्व नई राहें संस्था के डायरेक्टर मनन धमीजा जी और पूजा जायसवाल जी, मैं अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं। वैसे तो उत्तर भारत की सर्वोअग्रणी टीवी एडवर्टाइजिंग एजेंसी न्यूज़ इंडिया मीडिया ग्रुप के नाम से इनकी कंपनी को जाना जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक योगदान समाज सेवा में है। डायरेक्टर मनन धमीजा और पूजा जायसवाल जी।